हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश स्पोकिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने कल पढ़ा था टेंस। टेंस हमने कल देखा था कि टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके चार भाग होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से मतलब कि हमने प्रत्येक टेंस के चार भाग देखे थे और प्रत्येक चार भागों के चार सेंटेंस देखे थे। यहां तक हमने कल सेंटेंस पढ़ लिया था, टेंस पढ़ लिया था। मतलब कि आज हम पढ़ेंगे टेंस का अगला जो टॉपिक है वो कि टेंस में प्रेजेंट टेंस। तीन टेंस थे। सबसे पहला टेंस था वो था प्रेजेंट टेंस, मतलब कि वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस में भी मतलब कि चार भाग है। चार भागों में से फर्स्ट भाग पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, प्रेजेंट सिंपल है। आज बढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब कि वर्तमान साधारण काल। आप देखो, सबसे पहले आपके सामने ये समस्या थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हम इसे पहचाने कैसे। सबसे पहले टेंस की पहचान याद होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान देखेंगे। ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट भाग है प्रेजेंट सिंपल। चार भाग होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम पढ़ रहे प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्तमान साधारण काल। इसकी पहचान देखेंगे। देखो, इसकी पहचान ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हिंदी वाक्य का जो वाक्य आएगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द जहां पर भी आपको दिखाई देगा वहां आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ये ध्यान रखना है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये जहां भी दिखाई देगा वहां का प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान आपको समझ में आ गई। अब देखो, सेकंड नंबर पे दूसरे नंबर पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो देखो, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक तो डू और डज। डू और डज। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है सबसे ज्यादा इस टेंस में, डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की। लेकिन शर्त क्या है, नोट, नोट लगाने वाली बात है। जो सकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें इसे डू डज का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे लिखेंगे कि अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। देखो, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है, उस सेंटेंस में इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। अन्य में सब में होगा। जो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उन सब में इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, डू डज का। लेकिन इस अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अब डू का प्रयोग कहां होगा, डज का प्रयोग कहां होगा, ये और देखो। ऐसा तो है ही नहीं कि सर दोनों एक साथ बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। दोनों में से एक का प्रयोग करना होगा। डू का प्रयोग कहां करें, डज का प्रयोग कहां करें, ये हम देखते हैं। इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं की जाती है। अब देखो, डू का प्रयोग कहां होता है, डज का प्रयोग कहां होता है, ये हम देखते हैं। डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है और डू का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर आपकी जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, डज का प्रयोग देखो, डज का प्रयोग, डज का प्रयोग सिंगुलर, सिंगुलर को हिंदी में बोले तो एक वचन के लिए, एक वचन के लिए होता है। ये लाइन याद रखनी, डज का प्रयोग सिंगुलर एक वचन के लिए होता है। जैसे ही मानी वह, ये लड़का के लिए आता है। सी, इसका मतलब भी वह, ये लड़की के लिए आती है। इट मानी ये, और आपका नाम आ जाए, नेम, एक नाम आना चाहिए। मतलब कि अगर किसी एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, जैसे राम, एक व्यक्ति का नाम आ रहा है ना,
तो आपका डज का प्रयोग होगा। अगर एक व्यक्ति से ज्यादा नाम आ जाता है तो आपका प्लूरल में चला जाता है, इसलिए इसे डज का प्रयोग नहीं होगा वहां पर। लेकिन डज का प्रयोग आपने देखा कि डज का प्रयोग सिंगुलर एक वचन के लिए किया जाता है। एक वचन जैसे ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या कोई एक व्यक्ति का नाम आ जाए जैसे राम, वहां पर आपका डज का प्रयोग होगा। अब डू का प्रयोग देखो, डू का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। प्लूरल बोले तो बहुवचन, बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए जैसे बहुवचन के लिए जैसे वी मानी हम, दे मानी वे, और एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम के लिए जैसे राम एंड श्याम। इसलिए देखो डू का प्रयोग होगा प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। प्लूरल का मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, स्थान का बोध हो, जातियों मतलब कि इनका बोध होता है, वहां आपका प्लूरल होता है। जैसे वे यानी हम सब है, इसलिए प्लूरल है। दे यानी वे सब, उनके लिए भी डू का प्रयोग। और एक से अधिक नाम जैसे राम श्याम, दो नाम हो गए ना, इनके लिए आपका डू का प्रयोग। तो डज का सिंगुलर के लिए, डू का प्रयोग प्लूरल के लिए, ये बात इंपॉर्टेंट रखनी है। सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू। ओके, आप देखो इस टेंस में आपने दो बातें देख ली कि इसकी पहचान देख ली, और पहचान देखने के बाद में आपने देखा हेल्पिंग वर्ब डू और डज, दो हेल्पिंग वर्ब होती है। डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, डू का प्रयोग प्लूरल के लिए आपने देखा है। और डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं की जाती है, अन्य सभी सेंटेंसों में प्रयोग की जाती है। अब नंबर 3 पर आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब देखो, इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया देखो, मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या होती है? क्रिया, किसी भी काम को करना क्रिया कहलाती है। जैसे उठना, या जिस शब्द के अंत में ना शब्द दिखे, जैसे उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, बोलना, हंसना, रोना, ये सब आपकी क्रियाएं हैं। ये सभी आपकी क्रियाएं हैं। तो मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की, इसमें मेन वर्ब जो इसे शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं एम बी, इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्लस साथ में एस या एस लगाते हैं। ये लो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब को शॉर्टकट में एम भी लिख सकते हैं, मतलब कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाते हैं। अब आप कहोगे सर एस लगाए या एस लगाए, इनमें से दोनों में से एक ही तो लगेगा, तो एस कहां लगाए, एस कहां लगाए? तो देखो एस कहां लगाएंगे, एस। आपने वोवेल का नाम सुना है, वोवेल, वोवेल का मतलब होता है स्वर। अगर किसी क्रिया में, किसी वर्ब के अंत में, लास्ट में अगर आपको वोवेल दिखाई देते, ए आई ओ यू, ये 5 वोवेल अगर किसी वर्ब के लास्ट में आपको दिखाई देंगे तो वहां आप एस लगाओगे। अगर ये जहां दिखाई नहीं देंगे लास्ट में तो आप एस लगाओगे। कंसोनेंट्स के लिए आप एस लगाओगे। मतलब कि अगर किसी वर्ब के क्रिया के लास्ट में ये शब्द दिखाई देते हैं तो उसके लिए आप एस लगाओगे। जैसे गो, लास्ट में क्या आ रहा है? ओ है क्या? वोवेल, ओ वोवेल है ना, तो अब इसके मैं एस लगाऊं या एस? तो इसके एस लगेगा तो बन जाएगा गोज। इस प्रकार से लगाना है। लास्ट में अगर वोवेल दिखेगा तो एस लगा देंगे, बन जाएगा गोज। इस प्रकार से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या एस का प्रयोग वोवेल के लिए होता है और सभी के लिए एस का प्रयोग होता है। यहां तक देख लिया। देखो टेंस में जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो आपने देख ली।
कि सबसे पहले तो टेंस की पहचान देखना पड़ता है। पहचान आपको पता चल गया कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है दिखाई देंगे, तो वहां पर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। सेकंड नंबर पे आपने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब है, दो डच, डच का प्रयोग एक वचन के लिए और डू का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। नंबर 3 पर इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, एस का प्रयोग वोवेल के लिए होता है और सभी के साथ एस का प्रयोग होता है। अब देखो प्रत्येक टेंस के मैंने कहा था 4 सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस होगा वो हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने इसकी कल परिभाषा देख ली थी अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। मतलब कि जिस वाक्य में या जिस सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं होता उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। फॉर्मूला बोले तो सूत्र, हिंदी में फॉर्मूला को सूत्र कहते हैं। सूत्र देखो इसका, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगी, एस सब्जेक्ट, ऐसे सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्ट सब्जेक्ट आने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा। ये मैंने बताया था कि मेन वर्ब के साथ में एस या एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका सूत्र बनता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगी। इन चीजों को, इस सूत्र को देखकर हम अंग्रेजी में हिंदी से अंग्रेजी का सेंटेंस बनाएंगे, मतलब कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे सेंटेंस का। इस सूत्र के बिना ट्रांसलेशन होना असंभव है, इसलिए सूत्र को ध्यान देना। ये सूत्र जिसको समझ में आ गया ना, वो अपने आप किसी भी हिंदी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, एग्जाम्पल उदाहरण, हिंदी में उदाहरण कहते हैं। जैसे राधा अंग्रेजी पढ़ती है, ये लो, ये है आपके सामने सेंटेंस कि राधा अंग्रेजी पढ़ती है। अब देखो आपने सेंटेंस तो देख लिया, वाक्य तो देख लिया। अब इस वाक्य में से मैं क्वेश्चन करूंगा। सबसे फर्स्ट जो प्रश्न बनता है, जो क्वेश्चन बनता है, वो है कि जो ये वाक्य है, जो ये सेंटेंस है, वो किस टेंस का है। तो इसके लास्ट में है आ रहा है मतलब कि प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा है, तो ती है आ रहा है, इसलिए ती है प्रेजेंट टेंस का है, ती मतलब प्रेजेंट टेंस का है। ती है शब्द दिखाई, दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिंदी उसकी पहचान थी कि हिंदी वाक्यों के अंदर में ती है आएगा तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो ती है शब्द दिखाई दे दिया तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। मतलब कि यहां तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि हिंदी वाक्यों के अंत में ती है, ता है, ते है, जो भी दिखाई देंगे तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और वास्तव में यहां दिखाई दे रहा तो ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस वाक्य में किसी प्रकार का नोट नई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये कैसा सेंटेंस है। नंबर 2 पर ये प्रश्न है कि ये कैसा सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कि सकारात्मक वाक्य है ये, क्योंकि इसमें सर नोट या नई शब्द नहीं है, इसलिए सकारात्मक वाक्य। क्योंकि सकारात्मक की वाक्य की परिभाषा यही थी कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता वो सकारात्मक वाक्य कहलाता है। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। देखो राधा अंग्रेजी पढ़ती है। अब इसमें सबसे पहले वर्ब को देखना है आपको कि पढ़ना, पढ़ना इसमें वर्ब है, जिसके लास्ट में ना शब्द की वो आपकी वर्ब होती है, तो ये आपकी वर्ब है, ऐसे 20 से लिख दो। अब इस वर्ब से अगर मैं हु कौन का प्रश्न करूं तो हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगी। ये मैंने बता दिया मेरे पीछे वाली वीडियो में, देखना कि किस प्रकार से वर्ब से 2 प्रश्न करने से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आती है। ये मेरे पीछे वाली क्लास में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आती है। देखो इससे मैं हु का प्रश्न कौन से करूंगा कि
अंग्रेजी कौन पढ़ता है, तो राधा। तो ये आपकी सब्जेक्ट आ जाएगी और ये आपकी बच गई वो ऑब्जेक्ट। ये आपकी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैन की ये वर्ब है। अब देखो सूत्र के अनुसार टिपेंगे और नीचे उतार देंगे। तो इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सूत्र को देखेंगे, पहले क्या लिखे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा। तो सब्जेक्ट लिख दिया राधा। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी इसमें, ये रही, इसे भी को मेन वर्ब कहते हैं। पढ़ना, रीड। आप देखो एस या एस, तुम इसके एस लगाओ या एस, लास्ट में डी आर है, कंसोनेंट है सर, वोवेल नहीं है, इसलिए एस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इसके एस, तो बन जाएगा रीड्स। अगर यहाँ पर सर ये वोवेल आ जाता तो हम एस लगा देते, लेकिन वोवेल ना आने के कारण यहाँ एस लगाएंगे। तो राधा रीड्स। नंबर 3 पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। इस प्रकार से आपका अंग्रेजी में बन जाता है। अब इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि राधा अंग्रेजी पढ़ती है, तो राधा रीड्स इंग्लिश। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया और बाद में हमने ये लगा दिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे एस लगा दिया और ऑब्जेक्ट लिख दी। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपकी ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इंग्लिश बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर शुरुआत में समझ में ना आए तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखो ये समझ में आ चुका है, मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। सूत्र याद होना जरूरी है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सुमन अंग्रेजी में कहानी लिखती है। कहानी लिखती है। सुमन अंग्रेजी में कहानी लिखती है, यह आपका सेंटेंस है, लास्ट में ती है शब्द दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये तो कन्फर्म है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि सर लास्ट में ती है आ रहा है और ती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। अब देखो सुमन इसके अंदर सब्जेक्ट है, अंग्रेजी में ये ऑब्जेक्ट है, कहानी ये ऑब्जेक्ट है, लिखना ये आपकी वर्ब है। अब यहां समझ में नहीं आ रहा कि सर 2 ऑब्जेक्ट हो गई, पहले कौन से ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे हम। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, बाद में इस ऑब्जेक्ट को लिखोगे। जिस ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं शब्द लगा हुआ है ना, उस ऑब्जेक्ट को आप लास्ट में लिखोगे, और जो मैं नहीं लगा हुआ उसे आप पहले लिखोगे इससे। जबकि आ रही तो ये है पहले, लेकिन ये लास्ट में लिखेंगे। मतलब कि जो मैं शब्द लगा हुआ है ना, उसे हम लास्ट में लिखेंगे, और मैं शब्द नहीं लगा हुआ है उसे हम पहले लिखेंगे। जैसे इसका इंग्लिश बनाएंगे तो सुमन सबसे पहले सब्जेक्ट सुमन, इसके बाद में वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट माने लिखना, और एस लगाते हैं, ये एस लगाते हैं, राइट्स बन जाएगा। ये पहले से लगा होता है, राइट्स बन जाएगा। सुमन राइट्स स्टोरी, इसको लिखेंगे पहले। मैंने कहा था कि मैं शब्द लगा हुआ है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आएगी अंग्रेजी में, इन इंग्लिश, इन द इंग्लिश, इन द इंग्लिश। इस प्रकार से आएगा कि सुमन अंग्रेजी में कहानी लिखती है, तो सुमन राइट्स स्टोरी इन द इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी में वो कहानी लिख रही है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख दी, और लास्ट में ये 2 ऑब्जेक्ट है, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हमने लिख दी। अब आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य,
नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसकी मैंने परिभाषा आपको लिखा दी कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सूत्र हमने हिंदी में बाहर लिखाया था। अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अरे हेल्पिंग वर्ब उस अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने कैसे नहीं लगाई, क्योंकि सर आपने नोट में लिखाया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जबकि अन्य सभी में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। सिर्फ एक अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा और सभी में होगा। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो है, डू और डज। डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, डू का प्रयोग प्लूरल के लिए। एस मतलब सिंगुलर एक वचन, पी मतलब प्लूरल बहुवचन। डू का प्रयोग बहुवचन के लिए, डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद में आपकी ऑब्जेक्ट आएगी। हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, डू का प्रयोग प्लूरल के लिए। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, एग्जांपल देखो, उदाहरण देखो इसका। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि राधिका राधिका खाना नहीं पकाती है, राधिका खाना नहीं पकाती है। इस सेंटेंस को देखो, सबसे पहले सेंटेंस को आपको देखना है कि राधिका खाना नहीं पकाती है, ती है लास्ट में आ रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इतना तो पता चल रहा है ना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। सबसे पहले तो प्रेजेंट का है और प्रेजेंट में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब देखो सेकंड बात, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का तो है, ये तो पता चल गया इससे, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी कैसा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सर इसमें नहीं शब्द आ रहा है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले राधिका इसमें सब्जेक्ट है, खाना इसमें आपकी ऑब्जेक्ट है, पकाना इसमें वर्ब है। तो सब्जेक्ट इनके अनुसार लिख दो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, तो राधिका सबसे पहले राधिका लिखेंगे, इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। आप देखो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट को देखकर ही करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। राधिका कैसी सब्जेक्ट है, राधिका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हम डज का प्रयोग करेंगे। तो राधिका डज नोट, मैंने एक चीज नहीं लिखा इस सूत्र में, मैंने मतलब की गलती कर दी। देखो नेगेटिव सेंटेंस का हम सूत्र लिख रहे तो नंबर 3 पर नोट आएगा, सब्जेक्ट आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और यहां पर हम नंबर 3 पर नोट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग होगा, यहां पर मैंने लिखा नहीं, सॉरी मुझसे गलती हो गई, आप लिख लेगा। यहां पर नंबर 3 पर नोट का प्रयोग होगा। ये याद ही रखना कि नोट हमेशा नंबर 3 पर आएगा। तो राधिका डज नोट, इसके बाद में नोट लगा दिया, मेन उनकी फर्स्ट फॉर्म पकाना, कुक, कुक आ गया। अब ऐसे आईएस नहीं लगेगा, ऐसे आईएस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। कुक के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें खाना है, फूड, इस प्रकार से बन जाएगा कि राधिका डज नॉट कुक फूड। क्योंकि मैंने यहां नोट नहीं लगाया था, मतलब भूल गया था। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है कि सूत्र में, इसमें हेल्प, बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दो डज है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 3 नंबर पे नोट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। देखो हमने लगाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारी राधिका, बाद में डज, इसके बाद नोट 3 नंबर पे, और हमारी जो वर्ब है कुक, और बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अब देखो एक और देते हैं, यहां पर डज का प्रयोग हो गया, डू का प्रयोग वाला वो देखते हैं।
अब देखो, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। ये लो, हम क्रिकेट नहीं खेलते, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो वी। अब देखो हमारे पास सब्जेक्ट वी है, ये आपकी प्लूरल सब्जेक्ट है। वी मैंने लिखाया था कि वी हम सब मतलब कि हम क्रिकेट नहीं खेलते, तो वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे डू और डच में से आपका डू आएगा। वी डू, मैंने कहा था नोट हमेशा 3 नंबर पे आएगा, तो नोट। इसके बाद मेनू की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट। इस प्रकार से जाएगा कि वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि प्लूरल के लिए डू का प्रयोग, सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट 3 नंबर पे नेगेटिव में, और मेनू की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस आपका पूरा हो जाता है। अब देखेंगे हम 3 नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैंने आपको परिभाषा लिखा दी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैंने पिछले वाली क्लास में परिभाषा बताई थी। हिंदी में से प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, मतलब कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, इसके अंदर सबसे पहले सब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। देखो हेल्पिंग वर्ब एचवी, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू और डच। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इसके बाद में 2 नंबर पे सब्जेक्ट, 3 नंबर पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आएगी। इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई इसमें, जबकि अफर्मेटिव नेगेटिव में आपने देखा था कि बाद में आ रही थी। अब इसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे? डू और डज है तो इसे सब्जेक्ट को देकर करेंगे। अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। इसके अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल राधा, सॉरी एग्जांपल क्या राधा स्कूल जाती है। क्या राधा स्कूल जाती है? इसमें प्रश्न किया जा रहा है। मैंने कहा था कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। वास्तव में इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या राधा स्कूल जाती है। टी है लास्ट में दिख गया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, और क्या प्रश्न पूछा जा रहा है ऐसा, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप देखो इसका सूत्र के अनुसार इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब हेल्पिंग वर्ब डू डज दो है, दो में से कौन सी लिखी है तो वो सब्जेक्ट को देख के लिखेंगे। राधा इसमें सब्जेक्ट है। अब राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज, बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, और इसके जस्ट बाद में हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो, और बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट स्कूल। जोड़ने के लिए टू लगा देंगे, कन्वर्ट करने के लिए टू, गो टू स्कूल। इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाओगे
क्योंकि ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। ध्यान रखना, क्या राधा स्कूल जाती है, तो डज राधा गो टू स्कूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी और हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट को देखकर लिखेंगे कि सब्जेक्ट कैसी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, डज आएगी, मतलब कि गो टू स्कूल। एक और देखते हैं, वे गाना, सॉरी ऐसे लिखेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो क्या वे गाना गाते हैं, क्या वे गाना गाते हैं। तो देखो क्या वे गाना गाते हैं, इसमें ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वे गाना गाते हैं। तो सबसे पहले देखो वे, ये इसकी सब्जेक्ट है, तो वे सब्जेक्ट कैसी है, दे बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज, इनमें से कौन सी आएगी, तो इसमें डू आएगी क्योंकि डू प्लूरल के लिए आती। तो सबसे पहले डू दे हेल्पिंग हो गई, सब्जेक्ट हो गई, मेन वर्ब गाना सिंग, अब ऑब्जेक्ट सॉन्ग, इस प्रकार से आएगा डू दे सिंग सॉन्ग, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगी। इस प्रकार से डू दे सिंग सॉन्ग, ये इसमें सब्जेक्ट थी, ये इसमें ऑब्जेक्ट और ये इसमें वर्ब, इस प्रकार से आएगा। हम लास्ट देखेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, क्योंकि प्रत्येक टेंस के हैं वो 4 सेंटेंस होते हैं, ये मैंने कल बताया था आपको पीछे वाली कक्षा में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नंबर 4 पर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाता है और नोट का प्रयोग भी होता है। फॉर्मूला देखो इसका, फॉर्मूला सबसे पहले इसमें आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसी की तरह हेल्पिंग वर्ब आएगी, नंबर 2 पे सब्जेक्ट आएगी। अब देखो मैंने कहा था नेगेटिव नोट आएगा, नंबर 3 पे नोट आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर पे नोट आएगा, नोट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, वो मतलब कि ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, बाद में नोट, बाद में की फर्स्ट फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से ये सूत्र आएगा। इस सूत्र को याद रखना जरूरी है, इस सूत्र के बिना आप किसी भी हिंदी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। देखो जैसे क्या, एग्जाम्पल देखो, क्या राधिका खाना नहीं पकाती है या खाना नहीं बनाती है, क्या राधिका खाना नहीं बनाती है, ये देखो क्या राधिका खाना नहीं बनाती है, इसमें देखो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है ना, मतलब कि प्रश्नवाचक, नहीं शब्द आ रहा है मतलब कि नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, दोनों चीजें आ रही है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ ना। इसके बाद में ती है मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का
ये तीन तो पहचान देखनी है इसमें, तब जाकर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब देखो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखकर करेंगे। तो राधिका इसमें कैसी सब्जेक्ट है, तो राधिका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज, डज। इसके बाद में सब्जेक्ट राधिका, राधिका आ गई। इसके बाद में नोट 3 नंबर पे, नोट के बाद में मेन वर्ब बनाना, मेक, मेक यानी बनाना, और बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें फूड। इस प्रकार से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो डज, राधिका को देख, राधिका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज राधिका, और नंबर 3 पे नोट, मेन की फर्स्ट फॉर्म मेक, और बाद में ऑब्जेक्ट फूड यानी खाना। इस प्रकार से हो गया। अब देखो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जिसका आपको मुझे कमेंट में जवाब देना है। कमेंट करके मुझे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। यह आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। जैसे राधा अंग्रेजी बोलती है, ये है राधा अंग्रेजी बोलती है। देखो एक मैंने सबसे पहले हमने प्रेजेंट देखा, प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल देखा। अब प्रेजेंट सिंपल की 4 सेंटेंस हमने देख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये कैसा सेंटेंस है, ये एएस मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, एएस कहेंगे इसे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसमें ये लिख दूं कि राधा अंग्रेजी नहीं बोलती है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी अंग्रेजी आपको मेरे को कमेंट में करके बताना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना। थैंक यू।